अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद। आखिरकार 2 साल का अरसा गुजरने के बाद बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस पे अज़्कुर नोटिस लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आखिरकार बल्दियाती इदारे बहाल करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। 2 साल बल्दियाती इदारे जो हैं वो सस्पेंड रहे हैं। 2 साल जो अवामी खिदमत गुजार थे, जो अवाम के नुमाइंदगान थे, वो अपने ईवान से बाहर रहे हैं। इस हवाले से साहिवाल में भी जो है बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं। जो साहिवाल के जो थे नुमाइंदगान, उन्होंने अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी मेयर साहिवाल साजिद नईम हैप्पी। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो सारा 2 साल से जायद का अरसा गुजरा है, अवाम का क्या नुकसान हुआ है, इनका क्या नुकसान हुआ है, इसके क्या नुकसानात जो है वो दूर तक जाएंगे और इसका अजाला कौन कर पाएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद नईम हैप्पी। उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो। आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपको मुबारकबाद कि आपको दोबारा चार्ज जो है वो मिल गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि 2 साल, तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा आप लोग ईवान से बाहर रहे हैं, इसका अजाला कौन करेगा? आखिर इसके क्या हक़ाइक़ थे कि आपको बाहर रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इधर हमें मुझे दावत दी, इज़्ज़त बख्शी, इधर बुलाया और लोगों के साथ डायरेक्ट बात करने का मौका मिला। भाई, आपकी बात ये सही है कि 2 साल, जो 2 साल नहीं बल्कि ये तकरीबन 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है कि ये इदारे बेवजह तोड़े गए और लोगों को इससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसमें हमें भी बहुत मुश्किलात आई क्योंकि बल्कि अनफॉर्चुनेटली ये इदारे जो बहाल हुए हैं वो हमारे मेयर साहब सरदार असद अली खान साहब की पटिशन पे, साहिवाल की पटिशन पे ये इदारे बहाल हुए हैं। मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौके पे। और इंतहाई हमें एक जद्दोजहद और एक जंग करनी पड़ी और हमें बार बार अदालतों में जाना पड़ा। उसके बाद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया। इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों का इंतहाई नुकसान हुआ क्योंकि जो उस वक्त डेवलपमेंट हो रही थी वो वहीं पे रुक गई और लोगों ने बड़ा परेशानी में वक्त गुजारा। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, लॉलेसनेस है और हर आदमी इंतहाई परेशानी के आलम में है। स्पेशली मैं देखता हूँ हमारे साथ लोगों का तल्लुक़ होता है कि जो पीटीआई की एक स्पेशली यूथ क्लास जो थी, जो इनके बिल्कुल हर वक्त साथ थी, जो इनको लेके आने वाले थे, वो भी इंतहाई मायूसी के आलम में है। और इंतहाई हैप्पी साहब, कोई दो राय नहीं है कि साहिवाल की अवाम इस हवाले से भी खुश नसीब है कि उन्होंने जिसको अपना नुमाइंदा चुना था, जो सिटी मेयर थे आपके असद खान बलोच, उन्होंने पटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, वो इमीडिएटली गए और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की वहाँ पे। इसमें वो भी दाद के मुस्तहक हैं। असल में अवाम का जो नुकसान हुआ है इस 2 साल में, अवाम के जो तरक्याती मंसूबे थे, क्योंकि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो ये तो इमरान खान साहब का भी विजन यही है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है, जब तक वो नुमाइंदगान काम नहीं करेंगे तो वो आगे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ कर ली कि वो अपने ही कहे हुए बयान के ऊपर वो फिर उसको अंडू कर रहे हैं? 2 साल तक उन अदारों को जो उन्होंने बहाल नहीं होने दिया, या उनकी वजह से ये हुआ है? आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने सस्पेंड करवाए थे या इसका कोई वाकई बुनियादी इशू था? कोई इसका कोई बुनियादी इशू नहीं था। ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बेवजह इदारे सस्पेंड किए जिसका कोई जवाब नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इदारे बहाल किए। बेशक हमारा अभी टाइम 2 महीने है, बढ़ जाए ना बढ़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक जंग जो हमने लड़ी इसलिए लड़ी कि आइंदा जब लोग कोई भी मुंतखब होके आए, कोई गवर्नमेंट उसको बिला वजह तोड़ ना सके। हमारा मेन जो था इस जंग लड़ने का मकसद ये था कि जो भी इदारे, जो आदमी मुंतखब होके आता है, लोगों की नुमाइंदगी के लिए आता है, उनको बिला वजह, बगैर किसी वजह के वो इदारे तोड़े ना जाएं। इसलिए हमने ये जंग की, इसीलिए अपील की और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी फतह है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल से उठ के नीचे आए। आपने 2001 का भी इलेक्शन जीता बतौर काउंसलर, फिर 2015 में भी आप मुंतखब, 2005 में जी मैं नाज़म, 2005 में फिर आप नाज़म मुंतखब हुए। उसके बाद फिर 2017 में आप जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन आपने विन किया और उसके बाद फिर आप डिप्टी चेयरमैन जो है मुंतखब हुए।
आपको तो अंदाज़ा है ग्रास रूट लेवल पे जो आपके तरक्याती काम हैं। अच्छा, उस वक्त जब आप यानी कि बतौर डिप्टी मेयर आए थे, क्या नुकसानात आपको उठाना पड़े कि जो आपके तरक्याती मंसूबे को ऐसे है जो हैं, आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे थे जो इसकी वजह से बंद हो गए? हमने उस वक्त लोगों के साथ, हमारा तरीक़ाकार ये था कि जैसे कॉरपोरेशन का मेन मकसद जो है लोगों की सफाई सुथराई और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ देना, हमने उस सिलसिले में लोगों के लिए सफाई के बेहतर इंतज़ाम किए और स्पेशली जो इंक्लोजमेंट्स थी शहर की हुई वो ख़त्म की वो भी हमने इंक्लोजमेंट को ये नहीं कि लोगों को खफा करके की, हमने लोगों के साथ मिल के, क्योंकि लोगों के साथ हमारे साथ हर वक्त का रब्ता होता है, हमने उनके साथ मिल के बाज़ारों को साफ़ किया, बाज़ारों को खोला और उसके अलावा हमारा सड़कें जो थी वो काफ़ी सारी हमारी बन रही थी, हमारे पास डेवलप हो रहे थे, हमारी स्ट्रीट लाइट्स का बुरा हाल था, हमने स्ट्रीट लाइट्स बेहतर की, बल्कि चंद एक जगह पे आप देख रहे हैं कि साहिवाल में जो वो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी हमने इंस्टॉल किए। ये लोगों की सहूलत के लिए था इसमें ही। और इसके साथ हमारा सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम था, हमने बेशुमार जगह पे सीवरेज लाइंस नहीं डलवाई और जो पुरानी थी सीवरेज लाइंस उनको ठीक करवाया, उनको सफाई करवाई, मेन होल्स साफ़ करवाए ताकि लोगों को सहूलत हो, उनको गंदगी महसूस ना हो, उनको लिए फ़ज़ा अच्छी मिले। फिर इसके साथ साथ हमारा जो था कि लोगों के लिए हमने स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, लोगों को हमने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स करवाए, बच्चों को स्कूलों में जाके इनकरेज किया, हमने अपने अदारों में जो गवर्नमेंट की जगह थी उन पे हमने बच्चों के लिए कोर्ट्स बनवाए, उनके लिए कहीं क्रिकेट ग्राउंड बनवाए, इस तरह के हमने बच्चों को चाहते थे कि बच्चे जो हेल्दी एक्टिविटीज़ में। आपने तो अपना काम कर लिया, उसके बाद आपको तहलील कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, आपको वहाँ से काम से रोक दिया गया। आज जो साहिवाल के हालात हम देख रहे हैं, साहिवाल तो ऐसे लग रहा है जैसे कूड़ा करकट का जो है वो ढेर बन चुका है, हर जगह पे गंदगी गलाजत, ख़ास तौर पे जो नहर लोअर बारी दुआब के ऊपर भी गंदगी के ढेर हैं। अब क्योंकि आप आ चुके हैं, 2 माह का टाइम, दिसंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिए, 30 दिसंबर 2021 को तो आपका टेनोर वैसे खत्म हो गया। जी। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, 2 माह में आप क्या कर पाएंगे? खुशियां तो आप बहुत मना रहे हैं, अभी तक तो आपको मिठाइयां और गुलदस्ते मिल रहे हैं, 2 माह ऐसे गुजर जाएंगे। हमें बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम बेसिकली हम इलेक्टेड जो है ना इधर के रैशिंग हैं, हमारा हर वक्त लोगों के साथ रब्ता है। हमारा खुद दिल कुटता था कि जब हम देखते थे कि हमारी चीज़ें बनाई हुई ख़राब हो रही थी, जगह जगह डस्टबिन पड़े हुए थे, उनको सफाई करने नहीं होती थी। और अनफॉर्चुनेट मुझे अफसोस से होता है ये भी कहना कि हमारे लोग भी हमारे साथ तावन नहीं करते थे कि वो भी कूड़ा करकट बजाय बिन में डालने के बाहर फेंक देते थे। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस इस बात का होता था कि जो सफाई नहीं होती थी, इंक्लोजमेंट बढ़ गई थी, पार्क ख़त्म हो गए, बच्चों के प्ले ग्राउंड नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का इंतहाई नाकस इंतज़ाम था। आप खुद रैशी आप देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स का क्या प्रोग्राम चल रहा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बहुत मुश्किल हालात थे। अब हम जब देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस भी होता है और हमें ये बड़ी तकलीफ़देह बात है कि हमारे पास इतने वसाइल होने के बाद भी हम वो चीज़ें लोगों को सहूलत नहीं दे सके। हमारी अब कोशिश है, मैं और मेरे साहब हम उस दिन बैठे ये एक मशवरा कर रहे थे कि जिस दिन हम पहले दिन ऑफिस आए हैं, हमारा पहला टारगेट था कि पूरे शहर में डेंगू स्प्रे किया जाए, क्योंकि डेंगू एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। हमारे पास इतनी अच्छी मशीनरी बल्दिया में मौजूद हैं, फोग मशीनें, हमने कहा कि उनको ठीक करें, उन्हें चेक करें। साथ ही हमें पता चला जी कि गवर्नमेंट ने ये इजाज़त नहीं दी जी कि फोग मशीन से आप स्प्रे नहीं कर सकते, हमें रोक दिया गया। ये देखें, हमें बड़ा ये भी हमारे लिए बड़ा अजीब बात थी कि एक तरफ तो डेंगू का इतना बड़ा इशू है कि हमारा पूरा पाकिस्तान इसमें स्ट्राइक पे है, दूसरी तरफ हमें ये रोका गया। लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह भी जिस लेवल पे भी हो सके। समझते हैं आप क्या इसमें ये समझते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे बैठे हैं या जो बदलती लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या उनके जहन में ये सवाल नहीं आएगा फिर साहब कि आप तो 2 माह के लिए हैं, 2 माह बाद आपने फिर चले जाना है, तो पावर का इस्तेमाल तो वो करने नहीं देंगे, क्योंकि पावर तो पिछले 3 साल से उनके पास रही है। क्या 2 माह में वो आपको इन पावर होने देंगे? तो वसीम भाई, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि हमें महदूद वसाइल में रह कर
जो चीज़ पड़ी हम उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम 2 महीने में हम लोगों को ये ज़रूर बहादुर कराएं, लोगों को एहसास हो कि मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नमेंट के जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनमें फ़र्क क्या होता है काम का। क्योंकि 2 माह का टाइम, क्योंकि 2 माह तो आपके हनीमून पीरियड में मैंने तो आपकी सड़कें तो साहिवाल की तबाह हो चुकी हैं, वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी हैं, आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो फ्लॉप हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब से ये इन्होंने वो साफ पानी वाला प्लांट शुरू किया है, जगह जगह बेहंगम खुदाई है, कोई देखने वाला नहीं है। अवाम अब उम्मीद तो लेके आ गई है, आप लोग भी इस पे खुशियां तो मना रहे हैं। अभी तक आपके ऑफिस में, वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि अभी तक तो आप मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, तो दिसंबर को तो आपने घर चले जाना है। वसीम भाई इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एक तो हम सफाई जो है ना प्रॉपर लोगों को ये श्योर कराएं कि वाकई सफाई का मतलब क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि आज ही आप देख लें, आप इधर से निकल के कॉलेज चौक से जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ चेंज है। आज ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आज इधर से जब निकल के जाएंगे आपको महसूस होगा। हमने टारगेट कर लिया है कि हम ज़ाहिर महदूद वसाइल हैं, हम कोई अलादीन के हमारे पास छड़ी तो है नहीं कि हम एकदम करें, तो हमने उसका तरीका ये किया है कि हम रूटीन में जो काम हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं। हमने इसको 4 पोर्शंस में तकसीम करके हमने इसके 4 एक टास्क फोर्स बनाई है और उनको हमने सेकंड टाइम पे डिवाइड किया है। हम चाहते हैं कि एक एक हल्का लेके उसको पूरी मशीनरी और पूरे लोग लेके एक तो उनको अच्छी तरह सफाई कर दी जाए। डंपर जोन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर जो चेयरमैन है या आप, क्योंकि आपका जो यूनियन काउंसिल है, कि आप सिर्फ अपने यूनियन काउंसिल को फोकस करेंगे या बिला इम्तियाज? नहीं, बिला इम्तियाज हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसने हमें वोट दिया या नहीं दिया, बल्कि मैं आपको बताऊं हमारी कोई होती कि जिसने हमें वोट ना दिया हो हम उसको ज़्यादा अकोमोडेट करें, क्योंकि हमने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है, हमने दोबारा भी उनके पास जाना है। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे लोग मुखालिफ हैं उनको भी इतनी सहूलत और फैसिलिटीज़ मिलें कि वो वाकई रियलाइज़ करें कि इन्होंने हमारे से तफरीक नहीं की। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे साहिवाल की लिए सफाई करेंगे। हम कोई ख़ास ये नहीं कि किसी ख़ास पार्टी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह पूरे साहिवाल की सफाई करेंगे। क्योंकि वसाइल आपके पास तो हैं, आपके पास तजर्बा भी है, इंशाअल्लाह लोग भी आपके पास हैं, लेकिन बाहर फिर वो ये कि आपके पास टाइम कम है। बेशक टाइम कम है वो भाई। दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जो आपने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और आप में फ़र्क क्या है। भाई मैं जो इधर मैंने भी वो वक्त गुजारा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे कमिश्नर, कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहब थे, और मैं कहता हूँ मेरा अंदाज़ा है कि पूरे 2.5 साल में कुछ 200 लोग से ज़्यादा कमिश्नर साहब को नहीं मिले होंगे। 200 लोग से ज़्यादा नहीं मिल सकते होंगे कमिश्नर साहब को, क्योंकि आम आदमी की तो फ़र्क है अवामी। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में रोज़ 200 से ज़्यादा लोग हमारे दफ्तर में रोज़ आ रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन या जो इल्म हमें लोगों के प्रॉब्लम्स का होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको नहीं हो सकता। सर वो तो अपने एक बड़े बड़े लग्जरी ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने ना बाहर जाना है, फेस तो आप लोगों ने करना है। आप आवाम से वोट मांगते हैं, लोगों ने तो सारी बात आपके पास आना है, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे चिट नहीं लेके भेजनी ना, वहाँ पे चिट जाती है अंदर, पता नहीं वो बुलाते हैं। हमारे घर के दरवाजे भी खुले होते हैं, हमारे ऑफिस के दरवाजे भी खुले होते हैं दिन रात, और लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं होती। लोग हमें रात को भी बेल दे के टेलीफोन करके बुला लेते हैं। हम लोग हाजिर होते हैं 24 घंटे लोगों के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने आपको जो बताया कि 200 लोग मिले होंगे, 200 लोग भी वो मिले होंगे जिनकी रसाई इतनी तक होगी, जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्या होंगे, जिनके कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनके कोई प्लाजे होंगे, जिनकी कोई कॉलोनीज होंगी, जिनके कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, वो तो अपने मसाइल लेके कमिश्नर साहब तक पहुंच गए होंगे। अच्छा, आम आदमी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि आप इन पावर हो चुके हैं, आपके पास मुकम्मल इख्तियारात आ चुके हैं, तो आपने को प्रायोरिटीज अपनी रखी हैं कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के जो हल करेंगे साहिवाल के मसाइल को? जी, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी जी सफाई, कि एक दफ़ा इतनी अच्छी तरीके से सफाई की जाए इन 2 महीनों में कि लोगों को वाकई महसूस हो कि कुछ चेंज है। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो पूरी कंप्लीट हों, क्योंकि रात को जब कोई आदमी घर से बाहर निकले तो उसको ये एहसास ना हो कि मैं कहीं कब्रिस्तान में आ गया हूँ। और तीसरी नंबर होगा हमारी जो रोड्स हैं,
कि उनको बेहतर किया जाए। जितनी भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर से बेहतर कर सकें, कुछ नई अगर बन सकी तो नई बनानी शुरू कर देंगे, जो पैच वर्क से ठीक हो सकी वो पैच वर्क से ठीक करेंगे। इस तरह हमारा सीवरेज सिस्टम है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ है काफ़ी जगह पे, वो हमने कल से शुरू कर दिया उनको बेहतर करना। इस तरह हमारी कोशिश है कि लोगों को थोड़े टाइम में बेहतर से बेहतर सहूलतें जा सकें। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हैप्पी साहब से मज़ीद भी कुछ अवामी जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। साजिद नईम हैप्पी डिप्टी मेयर साहिवाल हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। अच्छा हैप्पी साहब, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ तो आवाम को बता दी, लेकिन जो हमने शुरू से सुना है कि सेहतमंद मुआशरा जब तक नहीं होगा तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सफाई सुथराई है, जो सबसे इससे भी बड़ा जो मुझे मसला लग रहा है कि हमारे हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं और ग्राउंड वीरान हो रहे हैं। जब ग्राउंड वीरान होंगे तो जाहिर बात है बीमारियां आएंगी और लोग बीमार होंगे, वो घर बैठे रहेंगे। आपके पार्क्स की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। साहिवाल के पार्क, इसमें अगर मैं नाम लूँ बकायदा 2-3 जो बड़े पार्क थे वो इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI की गवर्नमेंट है, PTI की इंतज़ामिया ऊपर बैठी है, लेकिन क्योंकि आप अवामी नुमाइंदगान हैं, आप अपने अपने हलकों में जाते हैं। पार्क्स के बारे में आपने कुछ सोच रखा है कि उनकी तज़ीनो राइश या PHA के साथ को आपको सिटिंग कर सकते हैं कि उनको कैसे फाल किया जाए, उनको कैसे नीट एंड क्लीन किया जाए ताकि पार्क्स आबाद करें। हेल्दी मुआशरा तो पार्क से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मुझे तो ख़ुद ये शौक़ था। मैं बल्कि कहा करता था किस जगह के जो प्ले ग्राउंड आबाद होते हैं उधर के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। ये आपकी बात सही है कि हमने देखा है कि हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्ले ग्राउंड अब बच्चों के पास नहीं रहे। हमारे फ्री टाउन में 1-2 पार्क्स थे, अब उनमें एक तो PHA वालों ने बड़ा अच्छा खूबसूरत उसको पार्क बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको प्ले ग्राउंड नहीं है।
तो हमारे पास 1-2 जगह और प्ले ग्राउंड है वो, लेकिन वो छोटे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम थे तो उसमें हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ शुरू करवा रखी थी। बाकायदा हमने 2-3 जगह पे बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए हुए थे, जिधर हम उनको इवन सामान भी प्रोवाइड करते थे बच्चों को स्पोर्ट्स का। फुटबॉल ग्राउंड थे, हमने गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करके बच्चों के लिए एक ग्राउंड उधर भी लिया था। एक हमारे फ्री टाउन में था स्पोर्ट्स स्टेडियम फुटबॉल का। इसके अलावा हमने हॉकी के लिए बच्चों को इनकरेज किया। कबड्डी में मतलब हमारा प्रोग्राम था कि बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ में शामिल हों, क्योंकि एक दौर था जब हम साहिवाल में देखते थे कि साहिवाल में क्रिकेट के ग्राउंड्स बड़े आबाद थे, हर जगह पे क्रिकेट होती थी। फुटबॉल का ग्राउंड होता था, अभी फुटबॉल का शायद एक ही साहिवाल में ग्राउंड जी। क्रिकेट्स के लिए एक कायद-ए-आज़म स्टेडियम के साथ एक एकेडमी बन रही थी, लेकिन वो भी सियासी जी वो नजर हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। इसके बारे में आप कोई स्पेशल को सोच रहे हैं, को देख रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त मैं जब डिप्टी मेयर था तो मैंने फ्री टाउन के साइड पीछे वाली जगह पे जो गवर्नमेंट की जगह है, वो नो डाउट कि हमारी किसी की जाती जगह नहीं, गवर्नमेंट की जगह थी, लेकिन उसमें सारे लोगों ने कूड़ा करकट फेंक के ढेर लगाए हुए थे और उसके साइड के ऊपर वो खाना बदोशों ने अपनी कैंप लगाए हुए थे, वो ठहरे हुए थे। मैंने उनसे वो जगह खाली करवाई और वो तकरीबन 5-5, 6-6 फुट जो मलबा था वो उठवाया और बहुत दिन रात मेहनत की। और मेरी कोशिश थी कि इधर प्ले ग्राउंड, एक क्रिकेट ग्राउंड बना दिया जाए, क्योंकि बाकी ग्राउंड छोटे थे। मैंने वो 10 एकड़ जगह साफ़ करवाई। जब जगह साफ़ हो गई, अब उसके बाद मेरी कोशिश थी कि इसके साथ छोटी छोटी 3-3 फुट की बाउंड्री कर दें और इसमें थोड़ा सा 2 कमरे बना के इसमें एक चौकीदार रख दिया जाए, को पानी का हो जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये गेम इधर शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे वो अदारे जब ख़त्म कर दिए गए, वो उसी तरह वो हमें छोड़ना पड़ा। अब आप जाके खुद देख लें, उधर वैसे ही गंदगी के अब ढेर हैं और वो खाना बदोश भी उधर बैठे हैं। सर साहिवाल इंतहाई दुख होता है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ बात को, क्योंकि साहिवाल को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है इस एरिया में, और आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी भी है, आप उसी के इलेक्शन टिकट से इलेक्शन भी किए हैं। अवाम को अपने जो मसाइल्स हैं उनसे उनको वो होता है कि वह हमारे मसाइल कौन हल करे और कैसे हल करे। गवर्नमेंट आए रोज़ बेरोज़गारी, महंगाई, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी रोज़मर्रा की अशिया बढ़ रही हैं। इसके ऊपर आपकी पार्टी या आपकी जो पंजाब में अपोजिशन है, इस पे आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आए दिन महंगाई, गरीब को जो है वो रोटी अब मुश्किल हो गई है। कल खान साहब ने एक ऐलान किया था पैकेज का, वो पैकेज के साथ उन्होंने एक और चीज़ जो है हम आवाम को बता दिया कि पेट्रोल और महंगा होगा और उसके साथ साथ सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वसीम भाई, आपने बहुत ऐसा सवाल कर दिया कि जिससे मैं समझता हूँ इस वक्त हर आदमी खून के आंसू हो रहा है। वसीम भाई, मैंने जैसे अर्ज़ की पहले कि हमारा लोगों के साथ बड़ा करीबी रिलेशन होता है, बड़ा डीपली और बड़ा हर वक्त का। और मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि यकीन जाने सफ़ेद पोश और गरीब लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आ जाते हैं और हमारे, अगर मैं समझता हूँ मैं एक रोटी खा रहा होता हूँ तो कई दफ़ा होता है कि मैं उसमें आधी सी रोटी किसी को दे देता हूँ, यकीन जाने। और ये पोजीशन अच्छे सफ़ेद पेश लोगों की आ चुकी है। जैसे आप कह रहे हैं कि खान साहब ने पैकेज का ऐलान किया, वैसे मैं एक समझता हूँ कि मैं तो एक राह आदमी हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं मैं पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ, एक तरफ कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि अगर तेल महंगा करते हैं आप, एक चीज़ की आप ट्रांसपोर्टेशन महंगी करते हैं तो वो सस्ती कैसे हो सकती है चीज़? मेरी तो ये साइंस समझ से बाहर है। बड़ा सब क्लियर विजन है ना, वो कहते हैं जी कि ये सारा कुछ आपका, आपकी पार्टी का दिया हुआ तोहफा है। जो करप्शन के अंबार और आपके लीडर पैसे लेके बाहर भाग गए, ये सब उनकी वजह से आज हमें फेस करना पड़ रहा है। कर्जे हमारे ऊपर चढ़ गए आप लोगों की वजह से। मैं कहता हूँ कि जैसे खान साहब कहते थे कि हम उनसे पैसे वापस लेंगे, मैं समझता हूँ कि इनके पास इतना टाइम था कि इन्हें पैसे लेने चाहिए थे वापस। दूसरा, आम आदमी के लिए ये नहीं होता कि वो आदमी ऑनेस्ट है, वो नॉन ऑनेस्ट है, वो नेक है, वो नमाजी है, वो परहेज़गार है। हाँ, आम आदमी को सबसे बेसिक ज़रूरत होती है कि मेरी जो इनकम आ रही है उसके अंदर मैं अपना गुजारा घर का कर सकता हूँ, उसको सबसे मेन चीज़ें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के दौर में ये था कि आदमी जब
हॉस्पिटल जाता था उसको फ्री हॉस्पिटल से दवाई मिल जाती थी, बच्चों की तालीम ईजी थी, और जो उसकी इनकम होती थी, उसके जो वसाइल होते थे, उसके अंदर वो अपना गुजारा कर लेता था। अनफॉर्चुनेटली अब आदमी, मैं समझता हूँ कि कोई जिस लेवल पे जितना भी कमा रहा है उसके अंदर ही वो उसके उतने क्योंकि खर्चे होते हैं, वो उसके अंदर ही परेशान है, अपना मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। अवाम भी पिस रही है, अवाम महंगाई के रोना रो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पार्टी भी इसके ऊपर जद्दोजहद करी है। जी, हमने एहतजाजी रैली भी निकाली थी पिछले दिनों जी, मतलब दी कामरान आपके जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पे मियाँ साहब जो हैं वो बड़े खामोश हैं, वो पहले तो उनके काफ़ी बयान आते थे, क्या कोई मामला वगैरह को सेटलमेंट हो रही है? नहीं जी, हमारे लेवल पे तो ऐसा इल्म नहीं है, अगर ऊपर लेवल पे कोई हो तो कह नहीं सकते। आपके जो बड़े हलीफ हैं उन्होंने तो कह दिया है कि जी अगली बारी हमारी है, आसिफ जरदारी साहब ने ये बोला है, तो इसलिए कि अब मियाँ साहब का इलाज मेरा ख्याल मुकम्मल होकर वापस आना चाहिए, या मियाँ साहब बैकडोर को डिप्लोमेसी पे नहीं, मियाँ साहब मेरा समझता हूँ कि जब भी आएंगे धूम धड़के के साथ आएंगे और एलानिया आएंगे हैं, और जब आएंगे मैं समझता हूँ उस वक्त हालात चेंज होंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़, हम तो थोड़ा सा वापस आते हैं। आपका अगर मैं इलेक्शन देखूं, आपके इलेक्शन के बारे में, जो आपका हल्का बाबा हमने वो भी विजिट किया था, हमने देखा था, आपके बारे में ये रहा कि आप अभी तक स्टे पे बैठे हैं, आप भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, आपके भी कोई सजात कोई जो थे वो आपने कोई जो अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं किए थे, जिसकी वजह से आपको नाअहल करार दे दिया गया था। जी भाई, आपने ये बिल्कुल सही सुना। मैं आपको डिटेल इतनी नहीं बताता, ये मुख्तसर करके बता देता हूँ कि एक कोई ज़मीन का टुकड़ा था वो मैंने सेल कर दिया, और उसके मैंने उनको पोजेसन दे दिया और पैसे ले लिए, उनकी डीड थी, वो मैंने अपनी जो एसेट्स थे उसमें डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि ये अगर मैं एक चीज़ ज़मीन की बेच दी है और उसका मैंने कब्ज़ा भी दे दिया, पैसे भी ले लिए, और मैं उसको अपने एसेट में डिक्लेयर करूँ तो ये डिसऑनेस्टी है। तो लेकिन ये कि वो उस पार्टी ने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई हुई थी, तो इस हवाले से कि वो ज़मीन स्टिल नाम मेरे थी, इस हवाले से मेरे। आप अभी स्टे पे हैं या क्लियर हो गए? जी, यानी कि आपकी अपनी जो सीट है वो भी स्टे के ऊपर चल रही है? जी, मतलब ये कि वो उस वक्त स्टे था, लेकिन वो स्टे मेरा कंफर्म था, इसलिए कि मतलब वो जज साहब ने कहा था कि वाकई मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, और वो माने थे कि यानी ये पावर ऑफ ये जो डीड लिखी गई है कि ये कोर्ट में लिखी गई है। लेकिन ये कैसा सिनेरियो है वैसे एपी साहब के, जब भी कोई मामला किसी भी गवर्नमेंट के, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम बात करें, तो पहले मामला बिगड़ते हैं, पहले बंदा नाअहल हो जाता है, बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनकी फिर एडजस्टमेंट हो जाती है, इसको हम सिलेक्शन कहते हैं, सिलेक्टेड कहते हैं, क्या इसको नाम दें? नहीं, सिलेक्टेड तो आप ये तो ज्यादती करेंगे, आप सिलेक्टेड हमारे लिए ना कम से कम कहें, हम तो लोगों से वोट लेके, और अगर सिलेक्टेड हों तो एक दफ़ा होता है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 इलेक्शन जीता हूँ, और लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है। मैं समझता हूँ मैं मशकूर हूँ लोगों का कि जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, और एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मुझे मुंतखब किया। तो और ये भी अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है कि 4 दफ़ा होने के बाद मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं आ सका। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, क्या आप समझते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाऊँ अगर, क्योंकि हमारी टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, कुछ अवामी इश्यूज़ पे आ जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि दिसंबर के बाद आपकी पार्टी, या जैसे आपके मेयर ने उसके ऊपर स्टे गए थे अपनी बहाली के लिए, कोई ऐसा सीन चल रहा है या आपके जहन में है कि इसको एक्सटेंशन मिल जाए, या आप इसको एक्सटेंड करवाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें? जी, मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की ये भी एक बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने कोर्ट में ये अपील की थी कि हमारा टाइम जो एक्सटेंड किया जाए, हमारा जो टाइम ज़ाया किया गया है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो टाइम हमें दोबारा दिया जाए। तो वो हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई है। अब देखें उस पर क्या फ़ैसला होता है। अच्छा, उसमें एक जो वफाकी गवर्नमेंट ने कोई नया बलदियाती सिस्टम जो लेके आ रहे हैं, क्या आप उसके हक में हैं, या आप समझते हैं कि जो 2013 का बलदियाती एक्ट है वो ठीक है, या 2019 का जो बलदियाती एक्ट है वो ठीक है? भाई देखें, कोई भी जो नया सिस्टम बनाया जाता है उसमें कमी कुताही कोई ना कोई रह जाती है। जैसे मुशर्रफ साहब ने बनाया था, उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद 13 में बनाया गया, फिर उसको ख़त्म कर दिया। जब भी कोई सिस्टम बनता है, जब वो प्रैक्टिकली ऑन होता है, जब लोगों में वो प्रैक्टिकेबल होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद उसकी कमी कुताहियाँ पता चलती हैं।
अब इसमें कुछ शायद इसमें भी कोई कमी या कोताही हो या कोई लूप होल हो, वो इसको जब सिस्टम चलना चाहिए उसके बाद उसको ख़त्म करने का पता चलता है। आ रही थी ना कि आपकी यूनियन काउंसिल को या तो मर्ज किया जा रहा था या एक्सटेंड किया जा रहा था। आप क्या समझते हैं कि ये जो सिस्टम वो कर रहे हैं ये मर्ज होंगी या एज इट इज़ जो चल रही है वहीं पर ये चलेंगी? इन्होंने 3-4 दफ़ा तजवीज़ें मुख्तलिफ दी हैं और उसको खुद ही चेंज किया है। अभी तक फाइनली इनका कोई अभी तक नहीं हुआ। अभी मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, अभी इनका फाइनली कोई नहीं हुआ। हमारा, मैं समझता हूँ कि अगर हमारा टाइम नहीं भी बढ़ाया जाए तो हमारी गवर्नमेंट से ये है कि इलेक्शन करवाएं। हम तो खुद कहते हैं जिस दिन मर्जी इलेक्शन करवाएं। बल्दियाती इलेक्शन में आप जाएंगे, आप किस बेस पे जाएंगे? क्योंकि 2 साल तो आप भी घर पे बैठे रहे हैं, खामोशी आपने इख्तियार की रखी है। अगर बल्दियाती इलेक्शन कल को अनाउंस हो जाते हैं तो आप लोग किस बेस पे जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हम अपने पिछले जो हमारा अमल है और किरदार है उस बेस के ऊपर ही हम लोगों के पास जाएंगे और बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पार्टी बेस पे होने चाहिए या इंडिपेंडेंट होने चाहिए? पार्टी बेस पे होने चाहिए इलेक्शन, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि रूट लेवल से जो पार्टी है ना वो अपनी इस्टेब्लिश होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है अहलियान साहिवाल के लिए, अब क्योंकि आप अपना चार्ज ले चुके हैं तो हम 12 बार जो है वो हमारे नाजरीन को हम पहले भी बता चुके हैं, जो आपके साबका एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके पास भी हम ये बात लेके गए हैं। जो ग्रीन बेल्ट आपकी साहिवाल की डैमेज हो चुकी हैं, जो वैसे तो इमरान खान साहब का भी ये विजन है कि ग्रीन क्लीन पाकिस्तान, और आपके इल्म में होगा कि साहिवाल इस वक्त जो इंडेक्स पे वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ चुका है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर इसमें टॉप पे जा रहा है। पाकिस्तान में साहिवाल में अब स्मोक का सीज़न भी शुरू हो गया है। जितनी आपकी बेल्ट है लोअर बारी दोआब की, कचरे के ढेर से भरी पड़ी है वो। वहाँ पे आग भी लगा दी जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सारा अमला शहर का कचरा उठाता है, वहाँ पे जाकर डंप कर देता है। वहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसको क्लोज़ नहीं कर रहा। आग लगा देते हैं, डेंगू वहाँ से फैल रहा है, बदबू वहाँ से फैल रही है, अहले इलाका वहाँ पे परेशान है। फ़ज़ाई आलूदगी जो सबसे ज़्यादा बढ़ के है वो हो रही है। इसके बारे में आप कोई वसीम भाई, जब हम थे उस वक्त हमने इसका ये इलाज किया था कि हमने इसको शहर से और दूर ले गए थे और उधर डंपिंग शुरू कर दी थी इसकी, जो भी हमारा वेस्ट था। अब उसके बाद एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है ये उस वक्त हमारे दौर में शुरू हुआ था और उसमें ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 2 जगह पे था कि इसको वेस्ट जो उधर एक जगह पे इकट्ठी करके हम उसको रीसाइक्लिंग में लाएंगे। तो वो भी मेरा ख्याल है वो सारा ही आपने वैसे विजिट किया जब से आप आए सेग्रीगेशन प्लांट को? क्योंकि सेग्रीगेशन प्लांट का जो तकरीबन 90% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो कचरा वो भी बन रहा है, बंद पड़ा है। आपने विजिट किया वैसे? जी, मैं विजिट इत्तेफाक से, मैं हमारा गांव भी उस तरफ है, मुझे जाने का इत्तेफाक होता रहता है। तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम खुदारा उनको जल्दी शुरू करवाएं। हमारे जो ये सीवरेज का और वाटर सप्लाई का हमारा सारा शहर जो उखेड़ के रख रहे हैं, मुझे तो वो अफसोस हो रहा है कि ये दोबारा इसको कैसे सेटल करेंगे। और मैं परसों एक रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि जो वाटर सप्लाई के पाइप्स उन्होंने मिट्टी में दबा के मुँह उनके बाहर निकाले हुए वो खुले पड़े हैं। मैंने कहा कम से कम उनके ऊपर कैप्स लगाएं, वो पाइप तो खुले ना रहें। मैं तो उस दिन भी ये देख के मैं उनको ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जो पाइप कहीं पड़े होते हैं कहीं रखते हैं उनको ओपन ना रखें, उनको कम से कम कवर पाइप्स रखने चाहिए। अभी सब टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत महदूद है, वसाइल आपके पास हैं लेकिन मसाइल उससे बढ़ के हैं, बहुत बेशुमार मसाइल हैं जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन मसाइल के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि अवामी जो नुमाइंदगान हैं वही अवाम की खिदमत जो है बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये अवामी नुमाइंदगान हैं ये अवाम को रिलीफ देने में ज़रूर कामयाब होंगे। वसाइल इनके पास हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मसाइल भी उससे बहुत ज़्यादा हैं। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम और भी हक़ाइक़ जो हैं वो अवाम के सामने रखते रहेंगे। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।